गुड इवनिंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं करंट का लेक्चर नंबर 3, जिसमें पहला टॉपिक है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बोथ टर्मिनल ऑफ द सेल्स व्हेन द सेल्स आर इन ए क्लोज सर्किट। जब सेल एक क्लोज सर्किट में रहेगा और उसके टर्मिनल पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान ले ये आपका सेल है, सेल का ये इंटरनल रेसिस्टेंस है, सेल का ये ईएमएफ है। ओके, अब ये सेल एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर से कनेक्टेड है, मतलब एक सर्किट में कनेक्टेड है। ये सेल एक सर्किट में कनेक्टेड है। जब सेल एक सर्किट में कनेक्टेड रहेगा और सेल के टर्मिनल पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, मान लिया सेल का टर्मिनल ये रहा, ये और ये टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, टर्मिनल ए, टर्मिनल बी। तो टर्मिनल ए के पास पोटेंशियल भी ये है, टर्मिनल बी के पास मान ले पोटेंशियल भी बी है। तो वी ए माइनस वी बी को हम लोग क्या कहेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेल ये आपका सेल रहा, ये सेल रहा, सेल का टर्मिनल ये है, पहला टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल ये है, और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वही सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ओके, तो अगर इसको हम निकालना चाहेंगे कि सेल का कितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो देखो कैसे निकालते हैं। मान लिया कि हम केवीएल रूल अप्लाई किए, केवीएल रूल। केवीएल रूल क्या कहेगा? मान ले चलते हैं वी ए से बी की ओर चलेंगे, तो वी ए माइनस ई प्लस आई आर इक्वल टू वी बी। करेंट का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा? देखो करेंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। तो वी ए, तो यहां से लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई माइनस आई आर। वी ए माइनस वी बी इक्वल टू ई माइनस आई आर, और वी ए माइनस वी बी को ही हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आ गया ई माइनस आई आर। अब क्वेश्चन में ग्राफ देता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ग्राफ पूछते हैं, तो ग्राफ क्या है यहां पर देखेंगे। ग्राफ, तो ग्राफ अगर हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट में हम देखना चाहते हैं एंड आई में, तो लिखेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू माइनस आर आई प्लस ई। तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहां पर एम क्या है? ये आपका माइनस आर है, यानी स्लोप आपका निगेटिव है। एक्स आपका क्या है? एक्स करंट है। एंड सी क्या है? सी मतलब इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या है भाई? इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट आपका ई है। अब इसको हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, सिंपल सा ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यहां पर देखिएगा, ये मान ले एक्स टर्मिनल है, ये आपका वाई टर्मिनल है। तो देख रहे हैं कि जो हमारा स्लोप है वो निगेटिव है, तो स्लोप ये हमारा निगेटिव हो गया। दूसरा हमारा जो इंटरसेप्ट है वो ई है, तो इंटरसेप्ट आपका यहां पर हो रहा है, तो इंटरसेप्ट आपका ये रहा ई, ये ई हुआ पूरा। वाई डायरेक्शन में क्या है? वाई डायरेक्शन में आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। एक्स डायरेक्शन में आपका करंट है। तो जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो स्लोप हमारा निगेटिव होगा, स्लोप निगेटिव होगा, और स्लोप का वैल्यू कितना होगा? माइनस आर। ओके, ठीक है। और इंटरसेप्ट तो आपको बता ही दिए, इंटरसेप्ट ई होगा। थोड़ा सा इस फॉर्मूले को ना और हम डिराइव करते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला आया है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ई माइनस आई आर। ओके, ई माइनस आई आर। अब हम क्या करेंगे कि हमको करंट पता करेंगे इस सर्किट में करंट कितना होगा। तो हमारा जो सर्किट है ये रहा, ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, ये इसका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, और इंटरनल रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ईएमएफ ई। और करंट आपका इस तरीके से जा रहा। ये कैसा सेल है आपका? डिस्चार्जिंग सेल, डिस्चार्जिंग सेल। तो हम अभी जो सारा बात कर रहे हैं वो डिस्चार्जिंग सेल के कंपेयर में ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब हमको इस डिस्चार्जिंग सेल में करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो करंट का वैल्यू हम क्या जानते हैं? आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो एक बात बताओ दोस्तों कि V तो हमारा सिर्फ E है, और तो इस सर्किट में कोई पोटेंशियल है नहीं, इस सर्किट में और तो कोई पोटेंशियल है नहीं।
दूसरा रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस एक आर है, स्मॉल आर है और एक कैपिटल आर है। तो क्या स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं? सीरीज में कनेक्टेड है। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा? स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो करेंट का वैल्यू यहां से क्या निकल के आ जाएगा? ई डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ये हमारा करंट का वैल्यू आ गया सर्किट में। अब हम करंट का वैल्यू इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में पुट करेंगे। तो देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ई माइनस आई के जगह ई बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर। कोई दिक्कत नहीं। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ई कॉमन ले लिए 1 माइनस आर बाई आर प्लस आर। जब आप इसको सॉल्व करोगे आर प्लस आर को एलसीएम लेके तो हमारा क्या आ जाएगा? आर से आर गया, ई बाहर आया, तो हमारा क्या आ जाएगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू फार्मूला आ जाएगा। फार्मूला क्या आएगा आपका? ई इंटू कैपिटल आर बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का एक फार्मूला हुआ। इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व करते हैं। इसको और सॉल्व करेंगे, ये वाला आर को हम नीचे लाएंगे तो क्या होगा? देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ई बाई 1 प्लस आर। तो ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला हुआ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला हुआ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का। अब यहां से हम ये देखने को मिलता है कि अगर आर का वैल्यू अगर हम इंक्रीज करेंगे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका इंक्रीज होगा। अगर आर का वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू भी डिक्रीज होगा। तो इसमें अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर सपोज दैट कि आर का वैल्यू आपका 0 हो गया, जब आर का वैल्यू 0 होगा तो ई का वैल्यू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। आर का वैल्यू 0 होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू इन्फिनाइट हो जाएगा। अगर आर का वैल्यू आपका इन्फिनिटी हो जाएगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू ई हो जाएगा। कैसे? यहां से देखिए, अगर आर का वैल्यू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी आर डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? 0। तो 1 प्लस 0 कितना होगा? 1। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू ई आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब देखते हैं ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। तो जब हम इसमें ग्राफ प्लॉट करेंगे, यहाँ पर ग्राफ में आपका ये रेसिस्टेंस आर रहेगा और ऊपर में आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे जैसे रेसिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू भी बढ़ेगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि रेसिस्टेंस का वैल्यू इन्फिनाइट हो जाता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू ई हो जाएगा। तो मान ले कि ये आपका इन्फिनाइट पे दोनों जाके मिलेंगे तो यहाँ इसका वैल्यू ई होगा। ओके, यानी अगर आर बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? अगर आर बढ़ेगा, यहाँ पर आपका आर बढ़ेगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, आर घटेगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी घटेगा। तो ये एक ग्राफ आपको क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ओके, ये सारी बातें हम कर रहे हैं फॉर डिस्चार्जिंग सेल। ये कैसा है? डिस्चार्जिंग सेल के लिए। अब आगे आते हैं, हम चार्जिंग सेल के लिए बात करते हैं। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर चार्जिंग सेल। चार्जिंग सेल के लिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना होगा? तो यहां पर देखिए चार्जिंग सेल का एक सर्किट बनाएंगे। ये इसका ईएमएफ हुआ, ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस आर हुआ। ठीक है, इसका ईएमएफ हुआ, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस आर हुआ, और दूसरा ये एक्सटर्नल ईएमएफ ई हुआ, ईएस हुआ, और ये रहा आपका एक सर्किट क्लोज्ड। तो यहाँ पर भी जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, तो भी ए और भी बी। तो यहाँ पर भी जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी ए माइनस भी बी ही होगा।
यहाँ पर सोर्स का ईएमएफ है वो ज़्यादा होगा सेल के ईएमएफ से। जब सोर्स का ईएमएफ ज़्यादा होगा सेल के ईएमएफ से तो सोर्स से करंट बाहर निकलेगा और सेल के ईएमएफ में एंट्री करेगा। तो करंट का डायरेक्शन ये रहा। जब ऐसा आपको सर्किट देखने को मिले तो आप कह सकते हैं ये सर्किट पूरा हम चार्जिंग सर्किट है या चार्जिंग सेल है। अब जब चार्जिंग सेल में VA माइनस VB को हम निकालेंगे तो वही फिर से KVL रूल अप्लाई करेंगे। कहाँ से? A से B की ओर जाएंगे तो VA माइनस E माइनस IR इक्वल टू VB। तो VA माइनस VB इक्वल टू E प्लस IR। तो यहाँ पर एक चीज और आप देखेंगे कि इसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे और E प्लस IR। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बाबू ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ द सेल है। जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ द सेल है। सिंपल सी बात। जब ये देख रहे, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लिया कि एक सेल आपको इस तरह से दिया गया है, एक सेल ये है, दूसरी सेल आपका ये रहा। इसका सेल का ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेसिस्टेंस R1 है। दूसरा सेल का ईएमएफ E2 है, इंटरनल रेसिस्टेंस R2 है। मान लिया कि E2 इज ग्रेटर देन E1। जब E2 ग्रेटर देन E1 है तो करंट जो है E2 से बाहर निकलेगा और E1 के अंदर जाएगा। तो ये वाला जो सर्किट हुआ ना, ये वाला सर्किट, ये वाला सेल आपका डिस्चार्जिंग सेल है। क्योंकि यहां से करंट बाहर निकल रहा है। और ये वाला सेल आपका है, ये चार्जिंग सेल है। चार्जिंग सेल क्योंकि इस सेल के अंदर करंट अंदर आ रहा है। तो यहां अगर हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए लिखेंगे, इस चार्जिंग सेल के लिए लिखेंगे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू E प्लस IR। और इस डिस्चार्जिंग सेल के लिए लिखेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू E माइनस IR। ओके, तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट हुआ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, अगला आते हैं हम पावर ऑफ द सेल। अगला हम टॉपिक हम लोग देखेंगे पावर ऑफ द सेल। सेल में कितना पावर डेवलप करेगा। तो ये आपका सेल हुआ, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस EMF और ये सेल आपका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R से कनेक्टेड है। तो सेल आपका डिस्चार्जिंग सेल है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस सेल का हमको पावर निकालना है। तो पावर का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, पावर का बहुत सारा फॉर्मूला होता है। V इंटू आई भी होता है, I स्क्वायर R होता है और V स्क्वायर बाई R भी होता है। तो सबसे आसान हमारा जो फॉर्मूला निकलेगा I स्क्वायर R से निकलेगा। तो पावर का हम लिखेंगे पावर इक्वल टू I स्क्वायर R। तो I का वैल्यू हमको पता है E बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो पावर लिख सकते हैं E बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इंटू सेल का रेसिस्टेंस R। ये आप R, ये मतलब ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस नहीं है, ये सेल का रेसिस्टेंस है, क्योंकि हम पावर जो है सेल का निकाल रहे हैं तो हम रेसिस्टेंस भी सेल का ही लेंगे। अगर क्वेश्चन में बोला कि मैक्सिमम पावर निकालना है, मैक्सिमम पावर कितना होगा, तो मैक्सिमम पावर के लिए dP बाई dR इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब ये 0 होगा तो पता चलता है कि कैपिटल R और स्मॉल r जब इक्वल होगा तो पावर हमारा मैक्सिमम होगा। तो पुट करो पावर मैक्सिमम इक्वल टू E बाई कैपिटल R के जगह हम स्मॉल r रखेंगे तो स्मॉल r इंटू स्मॉल r प्लस स्मॉल r इंटू स्मॉल r। तो E इक्वल टू हो जाएगा आपका, सॉरी P इक्वल टू हो जाएगा, पावर मैक्सिमम हो जाएगा आपका E बाई 4R स्क्वायर इंटू R।
तो पावर मैक्सिमम का फॉर्मूला यहां से निकल के आया E/4R, ये पावर मैक्सिमम हुआ। ठीक है, अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं पावर और रेसिस्टेंस के बीच। मान लिया कि ये आपका ये रेसिस्टेंस हुआ और यहां पावर। तो बाबू पावर मैक्सिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम पावर है जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, तभी हमारा पावर मैक्सिमम होगा। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहां से ये बाहर निकल के आया। अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेल का कॉम्बिनेशन। सेल का दो तरीके से कॉम्बिनेशन होगा। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कुछ करना है नहीं, सिंपल सा है। देखेंगे, पहला हम चेक करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सपोज दैट ये आपका सेल है, इंटरनल रेसिस्टेंस, ये ईएमएफ ऐसे सीरीज में कनेक्टेड है, बहुत सारा सेल सीरीज में कनेक्टेड है, बहुत सारा सेल आपका ये सीरीज में कनेक्टेड है। ईएमएफ E1 R1, E2 R2, E3 R3, E4 R4। तो नेट ईएमएफ आपका हो जाएगा, नेट ईएमएफ E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 एंड सो ऑन। आर नेट होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस नेट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन। इसमें एक चीज हम और आपको बताना चाहते हैं इस वाले इक्वेशन में, यहां से देखिए, ये आपका कॉम्बिनेशन है। मान लिया कि ये वाला कॉम्बिनेशन आपका रिवर्स कर दिया जाए, ये वाला कॉम्बिनेशन आपका रिवर्स कर दिया जाए E3, तो फिर ईएमएफ कितना होगा? तो जो अब नेट ईएमएफ होगा वो हो जाएगा आपका E1 प्लस E2 प्लस E4 और माइनस E3। क्यों? क्योंकि इसका पोलैरिटी रिवर्स कर दिया गया है। आर नेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर नेट वही हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन। तो ये वाली चीजें अगर हम रिवर्स करेंगे तो इसका वैल्यू निगेटिव में आ जाएगा। इसको रिवर्स कर दिए। अगला आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये आपका सेल हुआ, इंटरनल रेसिस्टेंस ऐसे, ये सेल इंटरनल रेसिस्टेंस, ये सेल इंटरनल रेसिस्टेंस, ये सारा सेल जो है पैरेलली कनेक्टेड है एक दूसरे से। ये आपका पैरेलली कनेक्टेड है। आपका पैरेलली कनेक्टेड है। E1 है, R1 है, E2 है, R2 है, E3 है, R3 है, E4 है, R4 है। सेल्स आपका ये पैरेलली कनेक्टेड है। तो इसका जो हम देखेंगे, इसका जो ई नेट का वैल्यू होगा वो कितना होगा? E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 प्लस E4 बाई R4 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4 एंड सो ऑन। ये इसका नेट ईएमएफ होगा। अगर इफ, यहां से देखिए, ये इसका नेट ईएमएफ होगा। ओके,
अच्छा, इंटरनल रेसिस्टेंस का क्या हो जाएगा, आर नेट। आर नेट कितना होगा, जब सारा कुछ पैरेलल कनेक्टेड है तो आर नेट 1/r नेट हो जाएगा, 1/r नेट हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5 एंड सो ऑन। ये आर नेट का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। ई नेट हो गया, आर नेट हो गया। अगर ईएमएफ, इफ ईएमएफ ऑफ ऑल द सेल्स आर इक्वल, सारा सेल का ईएमएफ अगर इक्वल है तो हमारा ई नेट हो जाएगा, ई के बराबर आ जाएगा, सिंपल सा। ई नेट आपका ई के बराबर हो जाएगा। ओके, इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, इस सर्किट में करंट का वैल्यू क्या होगा बताइए, आई कितना होगा, तो आई बराबर होता है V/R। तो हमारा V कितना है, V कितना है हमारा, V है ई नेट, और R जो होगा ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R प्लस आर नेट, यहां से हम निकालेंगे तो ये आपका करंट का वैल्यू दे देगा यहां से, और ये इसका ईएमएफ एंड आर नेट का ये वैल्यू है। अगला मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हम देखेंगे। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में यानी पैरेलल और सीरीज में दोनों में कनेक्टेड रहेगा सेल। तो मान लीजिए ये आपका सेल है, ये आपका सीरीज में कनेक्टेड है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। दूसरा ये सेल पैरेलली भी कनेक्टेड है। On it. To do that, you'll need to be online. पैरेलली कनेक्टेड है ऐसे। ये इसका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर हुआ। ओके, एक्स का एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर हुआ। तो मान लिया कि टोटल सीरीज में नंबर ऑफ सेल जो है वो एस है, एस सेल है, और जो पैरेलली है वो नंबर ऑफ सेल आपका पी सेल है। तो टोटल नंबर ऑफ सेल फाइंड आउट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ सेल कितना हो जाएगा, एस इंटू पी। ओके, आर नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, आर नेट का वैल्यू अगर सीरीज में ये मान लिया सबका रेसिस्टेंस इक्वल है आर आर आर, तो अगर सीरीज में ये रहेगा तो आर नेट हो जाएगा एस आर, और ये एस आर एस आर एस आर पैरेलली है, कितना, पी नंबर ऑफ सेल है, तो एस आर बाई पी। तो ये आपका वैल्यू आर नेट का आ गया। ठीक है, ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट देखते हैं। ई नेट, ई नेट यहाँ ई है, ई है, ई है, ई है, बहुत सारा ई है, तो ई नेट हो जाएगा अगर सीरीज में है तो एन ई, और ये सीरीज में एन ई एन ई एन ई पैरेलली कनेक्टेड है, कितना, पी तक। तो हम बताए थे कि अगर सेम ईएमएफ पैरेलली कनेक्ट होगा तो टोटल इफेक्टिव जो ईएमएफ आएगा उतना ही आ जाएगा, जितना एक सिंगल जितना सीरीज का नेट होगा उतना ही आ जाएगा पैरेलली। तो टोटल ई नेट आपका एन ई हो जाएगा। तो एन ई मतलब एस ई नंबर ऑफ सेल, यानी यहाँ एस ई, एन ई कहने का मतलब एस ई नंबर ऑफ जो ईएमएफ इनटू सेल। तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, करंट का वैल्यू हो जाएगा एस ई बाई आर प्लस एस आर बाई पी, ये आपका करंट का वैल्यू हो जाएगा।
तो ये आपका टोटल का टोटल सेल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, अब अगला टॉपिक आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक देखेंगे हम, अगला टॉपिक मेजरिंग डिवाइसेस। अगला टॉपिक है हमारा मेजरिंग डिवाइसेस। मेजरिंग डिवाइसेस, मेजरिंग डिवाइसेस। ओके, तो मेजरिंग डिवाइसेस में सबसे पहले हम देखते हैं आपका मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? तो मीटर ब्रिज अननोन रेसिस्टेंस निकालने के लिए काम आता है। ठीक है, मीटर ब्रिज मेजर अननोन रेसिस्टेंस, अननोन रेसिस्टेंस। तो मीटर ब्रिज अननोन रेसिस्टेंस मेजर करता है। ओके, ये इस फंक्शन किस पे करता है? फंक्शन यानी इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या, फंक्शन कहने का मतलब इसका प्रिंसिपल क्या है? तो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसका सर्किट देखते हैं कैसा मीटर ब्रिज होता है। तो मीटर ब्रिज में 100 मीटर का 1 मीटर का वायर होगा, यानी 100 सेंटीमीटर का वायर होगा। तो ये आपका 100 सेंटीमीटर का ये एक वायर है। इस 100 सेंटीमीटर वायर कॉपर स्ट्रिप से कनेक्टेड रहेगा। ये आपका कॉपर स्ट्रिप रहा या कॉपर प्लेट कह लो। ये रहा आपका कॉपर प्लेट, कॉपर प्लेट, और एक वायर है 100 मीटर का। ओके, और यहाँ एक आपका कॉपर प्लेट है। ठीक है, तो इस कॉपर प्लेट से आपका एक नॉन रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, जिसका वैल्यू मान लिया कि R है, और दूसरे कॉपर प्लेट से एक अननोन रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, जिसका वैल्यू हमको निकालना है S। ठीक है, ओके। दूसरा, इसको हम सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं ताकि करंट का फ्लो हो, इस पूरे चीज को सर्किट में। यहाँ पर मीटर प्रेजेंट है जो मेजर करेगा कितना मीटर है, स्केल एक प्रेजेंट है, स्केल है। दूसरा, ये आपका 100 सेंटीमीटर का वायर है। अगला, एक जॉकी कनेक्टेड है जो पॉइंट आउट करेगा इस 100 मीटर के वायर पर, और इस जॉकी से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। ठीक है, अब इस जॉकी को हम मूव करेंगे, इसको यहाँ पर आगे पीछे मूव करेंगे। वहाँ मूव करने के बाद हम चेक करेंगे कि जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन नहीं हो तो वहाँ पर इसको फिक्स आउट कर देंगे। तो मान लिया कि इस पॉइंट पे, मान लिया कि इस डी पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो क्या ये पूरा जो सिनेरियो आप देख रहे हो एक व्हीटस्टोन ब्रिज का फीलिंग दे रहा है? दे रहा है कि नहीं? तो जब व्हीटस्टोन ब्रिज का फीलिंग दे रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं, मान लीजिए पूरा 100 सेंटीमीटर का वायर है, तो एल लेंथ में आपका ये एल लेंथ पे डी पॉइंट आया, तो ये हो जाएगा 100 माइनस एल। ओके, तो हम लिख सकते हैं आर बाई एस इक्वल टू एल बाई रेसिस्टेंस ऑफ एल लेंथ डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस ऑफ 100 माइनस एल लेंथ। तो आर बाई एस रेसिस्टेंस ऑफ एल लेंथ का क्या हो जाएगा? रो एल बाई ए डिवाइडेड बाई रो 100 माइनस एल बाई ए। तो क्या सेम वायर है? जब सेम वायर है तो आपका डेंसिटी सेम होगा, तो डेंसिटी चला जाएगा। सेम वायर है तो आपका एरिया का जो एरिया होगा वो सेम होगा, तो एरिया भी चला जाएगा। तो यहां से निकल के आया है
R इजकल टू R बाई एस इजकल टू L बाई 100 माइनस L। तो यहां से अननोन रेसिस्टेंस S का वैल्यू आ जाएगा R इंटू 100 माइनस L डिवाइडेड बाई L। तो ये आपका मीटर ब्रिज से हम इस तरह से अननोन रेसिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, अगला जो है, अगला हम लोग पढ़ते हैं, अगला मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अगला हम लोग देखते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का क्या फंक्शन है? इसका फंक्शन है कि ये माइनर करंट मेजर करता है, माइनर करंट मेजर करता है, एंड प्लस डायरेक्शन ऑफ करंट भी मेजर करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो माइनर करंट और डायरेक्शन ऑफ करंट को ये मेजर करता है। अब होता क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये मेजर कैसे करता है ये हम अभी देखते हैं। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए एक हम मैग्नेट लेंगे, ये आपका मैग्नेट का नॉर्थ पोल वाला, और दूसरा एक मैग्नेट लेंगे जो साउथ पोल का है। ओके, ठीक है, इन दोनों मैग्नेट के बीच एक हम कॉइल को सस्पेंड करेंगे, ये आपका कॉइल रहा। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर, ये आपका है सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। इस सॉफ्ट आयरन कोर को हम स्प्रिंग से अटैच कर देंगे, ये स्प्रिंग है। ठीक है, और इस सॉफ्ट आयरन कोर में हम कॉइल का बाइंडिंग करेंगे इस तरह से, बहुत सारे टर्न। सॉफ्ट आयरन कोर लेने का ये मकसद है कि इसका इजिली मैग्नेटाइज हो जाता है, इजिली मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, और प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इस तरह से रेडियल होगा। हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो आपका रेडियल होगा। रेडियल होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। सो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दो तरीकों से यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। पहला, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो रेडियल है, और दूसरा हम सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, इन दोनों मिलके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब किसी हम इस कॉइल का टर्मिनल ये रहा, इस कॉइल के टर्मिनल ये रहा, दो टर्मिनल, यहाँ से हम करंट फ्लो करवा रहे हैं। एक सर्कुलर कॉइल को, जो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, उसको अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा, तो इसमें हमारा टॉर्क लगेगा, टॉर्क। तो टॉर्क कितना लगेगा? बीना साइन थीटा। ठीक है, टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम रखने के लिए हमको थीटा, साइन थीटा का वैल्यू हमारा मैक्सिमम रखना पड़ेगा। और साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा? जब एंगल आपका थीटा 90 डिग्री होगा। तो हमारा एरिया एंड करंट में हमेशा, एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ टॉर्क का वैल्यू आ जाएगा आपका बीना। ठीक है, अब एक सॉफ्ट आयरन कोर में जो वाइंड किया हुआ है
वाइंड किया हुआ कॉइल है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम इस मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद इस पे टॉर्क लगेगा। ठीक है, अब कहेंगे टॉर्क लगेगा तो इसमें करंट कैसे मेजर करेगा, टॉर्क लगेगा। तो जैसे ही टॉर्क लगेगा तो सपोज दैट ये आपका कॉइल है, ये आपका कॉइल ऐसे मूव करेगा, टॉर्क लगेगा तो ये ऐसे मूव करेगा। इस कॉइल के हॉरिजेंटली एक हम पॉइंटर लगा के रखते हैं, प्लास्टिक से ऐसे पॉइंटर ऐड कर देते हैं, ये मान लिया पॉइंटर है। अब जैसे ही यह टॉर्क लगेगा तो ये पॉइंटर ऐसे मूव करेगा। अब जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ही ज्यादा टॉर्क लगेगा और उतना ही ज्यादा ये पॉइंटर मूव करेगा, क्योंकि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के स्क्वायर है। करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। इन नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। चेंज क्या कर रहा है, करंट कर रहा है। तो जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा टॉर्क लगेगा और उतना ही ज्यादा ये पॉइंटर ऐसे मूव करेगा। और इस पॉइंटर के आगे हम एक रीडिंग रख देते हैं, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर। यानी जितना ज्यादा करंट जाएगा उतना ही ज्यादा ये पॉइंटर मूव करेगा और जितना रीडिंग होगा वो शो कर देगा। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे थोड़ा सा दिखाने का ट्राई करते हैं कि मान लिया कि ये आपका एक कॉइल है, एक कॉइल पे ये पॉइंटर ऐसे लगा हुआ है और इस पॉइंटर के आगे आपका ये रीडिंग है। ठीक है, दूसरी बात, जैसे ही ये कॉइल मूव करेगा, जैसे ही ये कॉइल ऐसे मूव करेगा, इस कॉइल जिसमें बाइंड है सॉफ्ट आयरन कोर पे, ये बाइंड है, ये सॉफ्ट आयरन कोर स्प्रिंग से कनेक्टेड है। जब ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है, कॉइल ऐसे मूव कर रहा है तो स्प्रिंग भी मूव करेगा, स्प्रिंग भी ऐसे होगा, स्प्रिंग में प्रोड्यूस होगा। तो स्प्रिंग में भी टॉर्क लगेगा। तो स्प्रिंग का जब टॉर्क और ये कॉइल जो मूव करेगा उसका मैग्नेटिक के कारण जो टॉर्क, दोनों जब इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तो ये पॉइंटर वहीं जाके स्टॉप कर जाएगा। तो हम लिखते हैं यहां पर, देखिए, तो स्प्रिंग के कारण स्प्रिंग ड्यू टू स्प्रिंग टॉर्क इक्वल टू K इंटू फाई। ठीक है, फाई क्या है, आपका एंगल है। फाई क्या है, आपका एंगल है। ठीक है, फाई क्या है, आपका एंगल है। ठीक है, एंगल ऑफ ट्विस्ट कह सकते हो। फाई क्या है, आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट है। ओके, तो टॉर्क इक्वल टू, और के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ट्विस्ट है आपका, ये कोफिशिएंट ऑफ ट्विस्ट है। तो एट इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, यहां देखिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा, BINA इक्वल टू C फाई K फाई। ठीक है, ओके, K फाई। अब यहां से हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू लिख सकते हैं BNA बाई K इंटू आई। तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और इस वाले पोर्शन को हम लोग कहेंगे रिडक्शन फैक्टर ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, तो यानी जितना ज्यादा फाई होगा उतना ही ज्यादा करंट, यानी जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा आपका फाई होगा। अगला है एक, इसी में सब टॉपिक है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, सेंसिटिविटी कहने का मतलब कि जो गैल्वेनोमीटर है मिनिमम से मिनिमम कितना करंट को मेजर करेगा। तो इसका डायरेक्ट आप लिख सकते हो, करंट सेंसिटिविटी इक्वल टू डिफ्लेक्शन अपॉन करंट, यानी BNA बाई K। ठीक है, तो डिफिनेशन लिख दो, डिफ्लेक्शन पर यूनिट
current in galvanometer is known as current sensitivity. अगला आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी सेम है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। तो यहां लिख सकते हैं डिफ्लेक्शन I इंटू रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो यहां पर हो जाएगा करंट सेंसिटिविटी बाय रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, सेम। तो ये आपका हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। अब अगला एक चीज हम आपको बताते हैं, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू अमीटर। अब ऐसा क्या जरूरत आ गया कि हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऐसा क्या वैसा जरूरत आया? तो मान ले ये आपका एक सर्किट ले लो, मान ले ये आपका एक सर्किट ले लो, यहां से सर्किट ले लो, ठीक है, ये सर्किट ले लो, है ना। अब इस सर्किट में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है आई, कोई दिक्कत? इसका रेसिस्टेंस आप यहां लगाओ, थोड़ा बेहतर होगा, ठीक है। इस सर्किट में ईएमएफ ई है, पोटेंशियल भी है आपका, मान लो पोटेंशियल आपका भी दिया हुआ है और करंट आई फ्लो कर रहा है। और ये हमारा ये गैल्वेनोमीटर है और इस गैल्वेनोमीटर का ये इंटरनल रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। अब हमको करंट मेजर करना है, तो क्या गैल्वेनोमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे सर्किट से, तभी हमारा करंट मेजर होगा। तो हम इसको हम सीरीज में मेजर कनेक्ट कर देते हैं, इसको हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये सर्किट से हम इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिए, सीरीज में हम कनेक्ट कर दिए गैल्वेनोमीटर का। अब एक बात बताओ, जैसे ही हम इसको सीरीज में कनेक्ट किए तो करंट तो मेजर करेगा ये गैल्वेनोमीटर, बट साथ साथ क्या इस गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस भी आ गया। जब रेसिस्टेंस आ गया तो यहां पर पोटेंशियल का ड्रॉपेज होगा। तो जब पोटेंशियल का ड्रॉपेज होगा तो ये तो करंट जो है कम मेजर करेगा क्योंकि रेसिस्टेंस आ गया। तो क्या हम यहां पर देखिए करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। तो पहले करंट इनिशियली था, जब गैल्वेनोमीटर नहीं था, डायरेक्ट V बाई आर था इनिशियल में। जब फाइनल जब हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किए तो V बाई आर प्लस रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, यानी करंट का वैल्यू तो कम गया। जब करंट का वैल्यू कम गया, अगर मान ले 10 एम्पियर मेजर करना है लेकिन ये मेजर कर रहा 8 एम्पियर, तब तो ये गलत बात है। तो इसको कम करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो एमीटर में ऐसा क्या हो जाता है कि एक्यूरेसी थोड़ा बढ़ जाती है, पूरी एक्यूरेसी तो 100% नहीं लेकिन थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। तो गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अगर हम देखें तो अगर हम यहां पर हम एक रेसिस्टेंस जोड़ दें जिसको हम लोग शंट कहते हैं, और शंट जो है ये जो रेसिस्टेंस है बाबू, रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस का वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल है। जब ये रेसिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल है तो जो भी करंट निकल के बाहर आएगा, जो भी करंट यहां से आएगा, ये जो करंट जाएगा, यहां से करंट जा रहा है, यहां आर के कंपेयर में शंट वाला रेसिस्टेंस बहुत कम है। तो पता है करंट का डिवीजन होगा और मैक्सिमम करंट आपका शंट से पास आउट करके यहां सर्किट में आ जाएगा। तो क्या हमको शंट लगाने से ये फायदा हुआ कि करंट लगभग पूरा सर्किट में आने लगा, जबकि अगर शंट नहीं लगाते तो कुछ करंट का ड्रॉपेज जो होता है रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर पास हो जाता। अब नहीं होगा क्योंकि ये रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर ज्यादा है शंट के रेसिस्टेंस के कंपेयर में, तो करंट जो है फ्लो कर जाता है लो रेसिस्टेंस के पाथ से। तो यहां से हम अगर
गैल्वेनोमीटर से हम एमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम एक शंट लगाएंगे, ठीक है, एक शंट लगाएंगे, वो भी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल। अब क्वेश्चन में पूछता है कि अब बताइए शंट का रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो मान लिया ये आपका, देखिए इसको हम फिर से डायग्राम बनाते हैं। सपोज दैट कि ये आपका गैल्वेनोमीटर हुआ, ये गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस हुआ Rg, और यहाँ पर हम एक शंट लगा दिए जिसका रेसिस्टेंस S है, ठीक है, कोई दिक्कत? एक हम शंट लगा दिए जिसका रेसिस्टेंस आपका S है। तो यहां से आपका करंट जो, इसको शंट को ना पूरा ऐसे लगाओ, पूरा, ठीक है। तो यहां से मान लिया करंट आपका I जा रहा है, तो यहां से Ig जाएगा गैल्वेनोमीटर में और यहां जाएगा I माइनस Ig, ठीक है, I माइनस Ig। अब देख रहे हैं जब पैरेलली हम कनेक्ट किए हैं तो पोटेंशियल एट गैल्वेनोमीटर इक्वल टू पोटेंशियल एट शंट दोनों सेम रहेगा क्योंकि पैरेलली कनेक्टेड है, पैरेलल। तो पोटेंशियल एट गैल्वेनोमीटर कितना हो जाएगा, Ig इंटू Rg, एंड पोटेंशियल एट शंट कितना होगा, I माइनस Ig इंटू S शंट। तो यहां से शंट का वैल्यू आ जाएगा आपका Ig इंटू Rg डिवाइडेड बाय I माइनस Ig। ओके, यहां से एक चीज देखो, Ig इंटू Rg, ये क्या है, Ig इंटू Rg क्या है, पोटेंशियल एट गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो शंट इक्वल टू हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एट गैल्वेनोमीटर डिवाइडेड बाय I माइनस Ig इंटू, हाँ, I माइनस Ig। तो ये आपका शंट का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं अमीटर, सॉरी वोल्ट मीटर, अमीटर देख लें। अगला हम लोग देखते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का काम क्या है, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। अब जैसे देख लो, मान ले कि ये केस सर्किट है, ये सर्किट है जिसका रेसिस्टेंस आपका R है, दिया हुआ है। अब हमको इसको थोड़ा सा और नीचे ले कर देते हैं। अब हमको पोटेंशियल मेजर करना है इस वाले रेसिस्टेंस में, यहां हमको पोटेंशियल मेजर करना है। पोटेंशियल कितना होगा, इसको E लिख दो, सही रहेगा। पोटेंशियल हमको मेजर करना है कि यहाँ पोटेंशियल कितना होगा। तो पोटेंशियल मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर को हम पैरेलली कनेक्ट कर देंगे, गैल्वेनोमीटर को हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से देखो पैरेलल, ये आपका गैल्वेनोमीटर हुआ, ये गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस हुआ, इसको हम पैरेलली कनेक्ट किए। आपको जब पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो यहाँ का ये पोटेंशियल मेजर कर देगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पैरेलली कनेक्टेड होने से क्या हो जाएगा, एक चीज और आपको बताते हैं। मान लिया कि इसका जो रेसिस्टेंस है आपका बहुत ज्यादा है, रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर के कंपेयर में। तो जब रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर के कंपेयर में आर का रेसिस्टेंस, इसको RC ले लो, RC का रेसिस्टेंस ज्यादा है, तो जो करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो तो इस सर्किट से होगा ही नहीं, करंट फ्लो तो इस सर्किट से होगा नहीं, करंट फ्लो गैल्वेनोमीटर से हो जाएगा। तो जब इस सर्किट से करंट फ्लो ही नहीं होगा, यानी ये तो सर्किट खराब हो गया। जब इस R से करंट फ्लो ही नहीं होगा तो ये तो सर्किट खराब हो जाएगा। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं कि इस वाले पोर्शन से, इस वाले गैल्वेनोमीटर के पोर्शन से हमारा करंट का फ्लो ही ना हो, करंट जाए ही नहीं ज्यादा। जब ज्यादा नहीं जाएगा तो पूरा करंट इस वाले सर्किट में आएगा, तो एक कंप्लीट सर्किट हो जाएगा, तो एप्लीकेंस अपना काम करने लगेगा, कंप्लीट सर्किट होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमको करंट को फ्लो नहीं करवाना है तो हम यहाँ पर हाई रेसिस्टेंस ऐड कर देंगे,
हाई रेसिस्टेंस, यहाँ पर रेसिस्टेंस ऐड कर देंगे। इस रेसिस्टेंस का वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगा, हाई रेसिस्टेंस, ठीक है। जब हाई रेसिस्टेंस ऐड करेंगे तो रेसिस्टेंस ज्यादा होने के कारण करंट गैल्वेनोमीटर वाला पोर्शन से फ्लो नहीं करेगा, वो अपना नॉर्मल सर्किट से फ्लो करने लगेगा। अब नॉर्मल सर्किट से फ्लो करेगा तो यहां से ये पोटेंशियल भी गैल्वेनोमीटर नाप लिया और करंट में कोई फर्क भी नहीं ज्यादा पड़ा, ठीक है। तो यहां से हमारा आर इक्विवेलेंट निकल के आता, आर इक्विवेलेंट ऑफ गैल्वेनोमीटर आर जी प्लस आर। करंट जो हो जाएगा आपका, वोल्टेज जो हो जाएगा आपका, वोल्टेज क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो वोल्टेज जो हो जाएगा आई कितना, V इक्वल टू क्या होगा, आई ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू आर प्लस आर एच, ठीक है। ये आपका पोटेंशियल होगा। अब यही जितना पोटेंशियल ये वाला होगा, यहां पर जितना पोटेंशियल होगा, यहां पर जितना पोटेंशियल होगा वही इसका पोटेंशियल होगा, क्योंकि दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। तो मान ली इसको हम टर्मिनल D एंड F मान लेते हैं, ठीक है। तो V इक्वल टू हम लिख सकते हैं, V इक्वल टू पोटेंशियल एट D माइनस पोटेंशियल एट F। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, पैरेलली है। अब समझ में आया? तो यहां से इस तरीके से हम पोटेंशियल मेजर करते हैं गैल्वेनोमीटर से। तो पूरे डिवाइस को हम नाम दिए वोल्ट मीटर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। बल्ब का कॉन्सेप्ट बताएंगे कि बल्ब में कितना पावर जाएगा, कौन बल्ब फ्यूज हो जाएगा, कौन बल्ब फ्यूज नहीं होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट एक मिला के और आपको डिलीवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।